हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी 2.0। मैं हूं आपका दोस्त राहुल। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 7 दिसंबर 2023 के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आज का हमारा जो पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है, मिजोरम विधानसभा चुनाव 2023 में किस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जेडपीएम पार्टी को जो यहाँ पर बहुमत मिला है मिजोरम विधानसभा में। तो याद रखें, सबसे ज़्यादा सीटें जो जेडपीएम पार्टी ने हासिल की हैं यहाँ पे, जिसका पूर्ण रूप होता है जोरम पीपुल्स मूवमेंट। याद रखें। और इससे पहले, चुनाव से पहले, मिजोरम नेशनल क्राफ्ट और बीजेपी के गठबंधन की सरकार थी, वहाँ पे थी। और अब इस बार जो जेडपीएम ने अपनी जीत दर्ज की है यहाँ पे। तो याद रखें, 2023 के विधानसभा चुनाव में मिजोरम ने जो है विधानसभा की 40 सीटें हैं मिजोरम में, जिसमें से बहुमत का आंकड़ा जो है वहाँ पे, जो बहुमत का आंकड़ा है 21, आधे से ज़्यादा जिसकी सीट होती है वही उसी की बहुमत होती है। तो जेडपीएम ने इस बार 27 सीटों पर बहुमत प्राप्त की है। तो इस बार सरकार जेडपीएम की बनने वाली है। अब देखना है कि मुख्यमंत्री कौन बनता है वहाँ पे, तो बताया जाएगा। और जो एमएनएफ है वो 10 सीटें पाई हैं, और बीजेपी ने 2 सीटों पर बहुमत पाई है, और कांग्रेस ने 1 सीटों पर वहाँ पर बहुमत प्राप्त की है। तो याद रखें, जोराम पीपुल्स मूवमेंट जो कि जेडपीएम की स्थापना आपसे पूछे, तो इसकी स्थापना 2017 में हो गई थी, लेकिन 2019 में यह रजिस्टर्ड पार्टी बन चुकी है, अब बनी है। इसकी स्थापना 2017 में हुई, लेकिन अपनी रजिस्टर्ड पार्टी 2019 में बनाई है इन्होंने। और पूर्व सांसद लाल धोमा के नेतृत्व में गठित 6 क्षेत्रीय दलों का गठबंधन प्राप्त हुआ है इस बार। तो हो सकता है कि इस बार वहाँ के सीएम लाल धोमा बने, ये हो सकता है। ठीक है। तो वर्तमान में जेडपीएम के अध्यक्ष अगर बोला जाए तो यही हैं, लाल धोमा। इन्होंने ये पार्टी बनाई है, तो इस बार हो सकता है कि सरकार इन्हीं की रहे। तो याद रखना। कुछ महत्वपूर्ण त्यौहार जो मिजोरम आया, तो मिजोरम जान लेते हैं। मिजोरम के जो कुछ महत्वपूर्ण त्यौहार हैं, जैसे चापचार कूट, एंथुरियम महोत्सव और ल्युआ खुतो जो खुतला महोत्सव है, ये मिजोरम के कुछ महोत्सव हैं। याद रखना मिजोरम के। तो याद रखें, मिजोरम आया है तो मिजोरम के बारे में जान लेते हैं। मिजोरम की जो राजधानी है वो आइजोल है, और यहाँ ये जो इसका गठन हुआ है वो 20 फरवरी 1987 को मिजोरम राज्य का गठन हुआ है। और यहाँ के जो वर्तमान में भी राज्यपाल हैं कंभमपति हरि बाबू, यहाँ के राज्यपाल हैं। याद रखना। और इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लगती हैं वो म्यांमार और बांग्लादेश से 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लगती हैं मिजोरम की। तो याद रखें, मिजोरम की 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लगती हैं। तो याद रखें, यहाँ पे देखिए मिजोरम, यहाँ पे मिजोरम है। मिजोरम यहाँ पे इसकी 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, एक तो बांग्लादेश से, एक म्यांमार से लगती है। इसकी 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लगती हैं। तो याद रखें। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से पहले यदि ध्यान दें, इस सभी 10 क्वेश्चनों की जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल द स्टडी 2.0 पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहाँ से जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें। आगे बढ़ें। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 है कि बंगाल की खाड़ी में बने तूफान मिजोंग का नामकरण किस देश ने दिया है? तो मिजोंग का जो नामकरण दिया है वो म्यांमार ने दिया है। ऑप्शन नंबर डी सही है। म्यांमार ने अभी हाल ही में मिजोंग जो तूफान आया है उसका नामकरण म्यांमार ने दिया है। तो म्यांमार इसका राइट आंसर है। याद रखें, 5 दिसंबर सुबह तूफान आया है, जो कि आंध्र प्रदेश के नेल्लौर और मछलीपट्टनम तट को यहाँ पर प्रभावित किया है।
तो याद रखें। यहाँ आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश की ये सारे तट को ये तूफान प्रभावित किया है। कुछ थोड़ा सा तमिलनाडु के तट को भी प्रभावित किया है और ये बंगाल की खाड़ी में उठने वाला तूफान है, तो याद रखें। मिचोंग तूफान का नामकरण अभी बताया मैंने, म्यांमार ने दिया है और म्यांमार ने इसका मतलब बताया है कि ताकत और लचीलापन, इसका मतलब बताया है म्यांमार ने। मिचोंग साइक्लोन जो है साल 2023 में बंगाल की खाड़ी में चौथा ये तूफान है। ये बंगाल की खाड़ी में आने वाला चौथा और हिंद महासागर में बनने वाला छठा तूफान है मिचोंग, याद रखें। और म्यांमार ने इसका नामकरण किया है। भारत में इस साइक्लोन का सबसे अधिक खतरे वाला क्षेत्र भारत है। भारत में साइक्लोन का सबसे अधिक खतरे वाला क्षेत्र ये सारे हैं, याद रखें। जहाँ पे रेड है ये सारे खतरे वाले क्षेत्र हैं, ठीक है। यहाँ पे जो साइक्लोन से खतरा है ये सभी तटीय राज्य हैं जो साइक्लोन से खतरे वाले क्षेत्र हैं, मैंने बताया आपको। अक्टूबर 2023 में अरब सागर में तेज नामक तूफान आया। इसका नामकरण जो किया था भारत ने किया था, याद रखें। तेज का नामकरण भारत ने किया था, जो यमन और ओमान के तट से टकराया है। यहाँ से देखिए, यहाँ से तूफान उठा, यमन और ओमान के तट से टकराया है और इसका नामकरण मैंने बताया कि भारत ने इसका नामकरण किया है तेज तूफान का। अरब सागर में साइक्लोन तेज के बाद बंगाल की खाड़ी में नया चक्रवात आया है। मतलब तेज के बाद जो है बंगाल की खाड़ी में नया चक्रवात आया है। इस चक्रवात को जो नाम है वो हामोन नाम है, याद रखें। तेज के बाद ये जो हामोन चक्रवात आया था और इस चक्रवात का नाम जो हामोन चक्रवात है, इसका नामकरण जो रखा था वो ईरान ने इसका नामकरण किया था हामोन चक्रवात का, तो याद रखें। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही है। महाराष्ट्र राज्य में पीएम नरेंद्र मोदी ने छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया है, महाराष्ट्र राज्य में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में स्थित राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया है, तो याद रखें। और इस किले की नींव जो रखी गई थी वो 1664 ईस्वी में मराठा राजा शिवाजी की महाराज ने सिंधुदुर्ग जिले के मालवण तालुका के पास अरब सागर में एक द्वीप पर रखा था। और पीएम मोदी ने सिंधुदुर्ग में नौसेना दिवस समारोह 2023 में हिस्सा भी लिया है। जो इस बार नौसेना दिवस मनाया गया है वो सिंधुदुर्ग में मनाया गया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ पर अपना हिस्सा भी लिया है। छत्रपति शिवाजी आए, छत्रपति शिवाजी के बारे में जान लेते हैं। इनका जो जन्म हुआ था 19 फरवरी 1630 में हुआ था। वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य में पुणे जिले के शिवनेरी जिले में इसका जन्म हुआ था और 1645 में बीजापुर के अधीन तोरण जिले पर सफलतापूर्वक नियंत्रण प्राप्त किया है। और इन्होंने कोंडना, आप नाम सुने होंगे, कोंडना किले पर भी अधिकार किया है, कोंडाना किला पर भी अधिकार किया है। और 3 अप्रैल 1680 में शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई थी, तो याद रखें इस डिस्ट को। पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की प्रतिमा का अनावरण चेन्नई के प्रेसिडेंट कॉलेज में तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने किया। वहाँ पे एमके स्टालिन ने, जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह की प्रतिमा का, एमके स्टालिन ने इनकी प्रतिमा का अनावरण भी किया है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है कि माउंट एटना ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, यह किस देश में स्थित है? आपसे पूछा गया है माउंट एटना ज्वालामुखी जो है किस देश में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही है, इटली में। एटना जो ज्वालामुखी है वो इटली में स्थित है, याद रखें। दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है ये। और इटली के माउंट एटना ज्वालामुखी में लाल रंग का लावा उठ रहा इस समय, ठीक है। यहाँ पे विस्फोट हुआ, देख रहे हैं कितनी तेज यहाँ पे आग का लावा उठ रहा है। तो ये है माउंट एटना ज्वालामुखी। माउंट एटना जो ज्वालामुखी है यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है और इस समय इसकी ऊंचाई बढ़ रही है, लगातार 11,041 फीट हो गई है इसकी ऊंचाई, जो लगातार बढ़ रही है।
विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी जो हैं वो रिवाइज कर लेते हैं एक बार। माउंट कोटोपक्सी ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ये इक्वाडोर में है, जान लें इक्वाडोर में माउंट टोको जो है कोटोपैक्सी ज्वालामुखी जो सक्रिय ज्वालामुखी। आपसे पूछे माउंट एटना ज्वालामुखी जो सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पे, इटली में, अभी हमने बताया यहाँ पे विस्फोट हुआ है। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि इटली में स्थित है, जो स्ट्राम्बोली। और वेसुवियस ज्वालामुखी जो है वो प्रसुप्त ज्वालामुखी जो कभी कभी उठते हैं उसे बोलते हैं प्रसुप्त। तो प्रसुप्त जो है वेसुवियस ज्वालामुखी जो है वो इटली में है, इटली में वेसुवियस ज्वालामुखी स्थित है। और बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। अगर आपसे मुझे भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी तो बैरन द्वीप बताएंगे, भारत का एक सक्रिय ज्वालामुखी है या बंगाल की खाड़ी में स्थित है सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप। बैरन द्वीप अंडमान द्वीप के एक समूह है। जो बैरन द्वीप है वो अंडमान द्वीप का एक समूह है और यह दक्षिण एशिया का एकमात्र पुष्ट सक्रिय ज्वालामुखी भी माना जाता है। तो याद रखें दक्षिण एशिया का सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है कि जिमी जॉर्ज पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। जिमी जॉर्ज जो पुरस्कार है इस बार वो दिया गया है मुरली श्री शंकर को। ऑप्शन नंबर सी राइट है इसका, मुरली श्री शंकर को जिमी जॉर्ज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और श्री शंकर ने केरल के रहने वाले हैं, केरल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं। इन्हें 35वां जिमी जॉर्ज पुरस्कार फाउंडर से सम्मानित किया गया है। और श्री शंकर जो है वो राष्ट्रमंडल खेलों में लंबी कूद में रजत पदक भी प्राप्त किया है। ये लंबी कूद के धावक हैं, याद रखें लंबी कूद के खिलाड़ी हैं श्री शंकर। इन्होंने जो राष्ट्रमंडल खेल में रजत पदक भी प्रदान किया है। श्री शंकर इस साल की विश्व जो लंबी कूद सूची में 4था स्थान प्राप्त किया है। इन्होंने इस साल चीन में एशियाई खेलों में और थाईलैंड में एशियाई चैंपियनशिप में रजत प्राप्त किया है। मतलब चीन और थाईलैंड में इन्होंने रजत प्राप्त किया है। 2023 में प्रदान किए गए प्रमुख पुरस्कार जान लेते हैं। आपसे पूछे बैलन ड'ओर पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है। इस बार दिया गया है लियोन मेसी को। और यूरोपीय निबंध पुरस्कार जो अरुंधति राय को इस बार दिया गया है। गांधी शांति पुरस्कार 2021 से जो सम्मानित किया गया है गीता प्रेस गोरखपुर को सम्मानित किया गया है। और गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से जो सम्मानित किया जाएगा वो शक्तिकांत दास को सम्मानित किया गया है। गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से शक्तिकांत दास को सम्मानित किया गया है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पुरस्कार थे आपके लिए। कुछ विज्ञान के महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया है, तो विलियम हार्वे ने किया है। और दिल की धड़कन को प्रारंभ करने का कार्य किसका है, तो पेसमेकर। जो दिल की धड़कन है इसको जांचने का कार्य पेसमेकर का होता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है, आपसे पूछे तो नाभिकीय संलयन पर काम करता है हाइड्रोजन बम। और एक द्रव बूंद की प्रवृत्ति गोल आकार लेने की होती है, तो जिसका क्या कारण है, मतलब वर्षा की जो बूंदें होती हैं वो गोल हो जाती है, इसका किसका कारण है, ये पृष्ठ तनाव का कारण होता है। वर्षा की बूंदें को गोल होना पृष्ठ तनाव के कारण होती हैं। तो याद रखें। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में बताया गया है कि भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर कौन बनी है 84 नंबर की, तो इनका नाम है, जो 84 नंबर की ग्रैंड मास्टर बनी है उनका नाम है आर वैशाली। ऑप्शन नंबर ऐसा ही है, आर वैशाली जो है वो 84 नंबर की ग्रैंड मास्टर बनी है आर वैशाली जो, ठीक है। आर वैशाली चेन्नई की रहने वाली हैं। चेन्नई की सेवली जो रमेश बाबू भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर बन चुकी हैं। इन्होंने एलो ग्रुवेट ओपन 2023 स्पेन में जो आयोजित हुई है उसके दौरान 2500 एलो रेटिंग पार करके ये खिताब अपने नाम किया है, ग्रैंड मास्टर का खिताब जीत लिया है। तो याद रखें ये जो हैं आर प्रज्ञानंद की बहन है, जो आर प्रज्ञानंद हैं जो ग्रैंड मास्टर हैं उनकी बहन है। आर प्रज्ञानंद की बहन आर वैशाली हैं, याद रखें। कोनेरू हम्पी और हरिका द्रोणावल्ली के बाद वैशाली भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर बन चुकी हैं। तो जो वैशाली हैं आर वैशाली ये भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर बन चुकी है। कोनेरू हम्पी और हरिका द्रोणावल्ली के बाद तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर बन चुकी हैं। तो याद रखें। पिछले ग्रैंड मास्टर को जान लेते हैं जो पिछले
आए हुए ग्रैंड मास्टर बने हुए हैं, उन सारे ग्रैंड मास्टर को एक बार रिवीजन कर लेते हैं। आपसे पूछे कि 84वें ग्रैंड मास्टर अभी मैंने बताया है 84 नंबर की हैं आर वैशाली। 83वीं जो ग्रैंड मास्टर बनी है वो आदित्य एस सामंत बनी है। 82 नंबर के ग्रैंड मास्टर जो है वो वफुल्ला प्रणीत हैं। और 81 नंबर के ग्रैंड मास्टर सयंतन दास बने हैं। सयंतन दास जो है 81 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं और 82 नंबर के वफुल्ला प्रणीत 82 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं, तो याद रखना। आगे बढ़ते हैं। विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद जो हैं वो पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर चुने गए हैं, विश्वनाथ आनंद। और कोनोरी हम्पी की बात करें तो कोनोरी हम्पी जो है वो पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर जीतने वाली पहली भारतीय महिला कोनोरी हम्पी बनी है। और विश्वनाथ आनंद पहले भारतीय जो हैं वो ग्रैंड मास्टर बनने वाले पहले भारतीय बने हैं, विश्वनाथ आनंद। तो सारे पॉइंट को याद रखना। और आर प्रज्ञानंद की बात करते हैं। आर प्रज्ञानंद जो हैं वो सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं, आर प्रज्ञानंद। और तमिलनाडु जो है, याद रखें, तमिलनाडु भारत का सबसे अधिक ग्रैंड मास्टर का खिताब लाने वाला राज्य जो है वो तमिलनाडु एक भारतीय राज्य बना है। सबसे ज़्यादा ग्रैंड मास्टर यहीं से आते हैं, तो याद रखना। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। इसरो के किस वैज्ञानिक को फ्रांसीसी नागरिक सम्मान लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही है, बी आर ललितांबिका। बी आर ललितांबिका को सम्मानित किया गया है, लीजन ऑफ ऑनर सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो याद रखें ललितांबिका। इनका जन्म जो 1962 में तिरुवनंतपुरम केरल में इनका जन्म हुआ है। ये एक भारतीय इंजीनियर और साइंटिस्ट भी हैं, भारतीय इंजीनियर और साइंटिस्ट भी हैं। और इसरो में काम कर रही हैं, ये जान लें, ये इसरो में काम कर रही हैं इस समय। ये जो हैं 2018 में इसरो में मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम निदेशक के रूप में काम कर रही हैं, इस निदेशक के रूप में काम कर रही हैं इस बार। और आपसे बात करें कि लीजन ऑफ ऑनर के बारे में जान लेते हैं। लीजन ऑफ ऑनर, तो लीजन ऑफ ऑनर जो है वो फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है, लीजन ऑफ ऑनर। यह फ्रांस के अलावा सभी देशों को दिया जाता है, ये नहीं कि केवल फ्रांस को दिया जाता है, ये किसी भी देश के वहाँ के नागरिक को दिया जाता है। तो लीजन ऑफ द ऑनर जो सम्मान है यह फ्रांस का सर्वश्रेष्ठ सम्मान है, तो याद रखें। इस वर्ष 1802 में नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा बनाया गया ये है। 1802 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा बनाया गया ये सम्मान है। और इसके बाद 2200 से अधिक वर्षों से अस्तित्व में है, मतलब 200 से अधिक वर्षों से ये प्रदान किया जाता है, अस्तित्व में है। और ये नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा बनाया गया ये सम्मान है, तो 1802 में बनाया गया था, तो याद रखें। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है कि अक्टूबर 2023 में प्रमुख उद्योगों के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही है, 12.1% वृद्धि दर्ज की गई है। 1% जो वृद्धि दर्ज की गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 8 प्रमुख क्षेत्रों में अक्टूबर 2023 में पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 12.1% की वृद्धि दर्ज की गई है इस बार। याद रखें, सभी 8 प्रमुख उत्पादन जैसे कि कोयला, कच्चा तेल, बिजली, ऐसे गैस, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पादन में ये जो है वृद्धि दर्ज की गई है। पिछले वर्ष की तुलना में 0.7% वृद्धि दर्ज की गई है, याद रखें। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही है, कंचन देवी। कंचन देवी इसका राइट आंसर है। कंचन देवी को अभी हाल ही में जो वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की पहली महिला निदेशक बनाया गया है, तो इसका राइट आंसर है कंचन देवी। कंचन देवी इसका राइट आंसर है। मध्य प्रदेश कैडर की 1991 बैच की भारतीय वन सेवा अधिकारी हैं कंचन देवी, याद रखें। तो ये जो बनाई गई हैं कंचन देवी को बनाया गया है। भारतीय वानिकी अनुसंधान आया है, तो इसके बारे में जान लेते हैं।
भारतीय वन अनुसंधान की स्थापना जो की गई है 1986 में इसकी स्थापना की गई है और इसका जो मुख्यालय है वो देहरादून में इसका मुख्यालय है और यह एक स्वायत्त संगठन है, याद रखें। तो इन्हीं की ये जो कंचन देवी को इन्हीं का महानिदेशक बनाया गया है, तो भारतीय वानिकी अनुसंधान परिषद का, याद रखें। कुछ यह पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका जो तीसरा संस्करण शुरू हुआ है वो नई दिल्ली में शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट है, याद रखें। नई दिल्ली में जो इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम की तीसरा संस्करण नई दिल्ली में शुरू हुआ है, तो नई दिल्ली इसका राइट आंसर है। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 के तीसरे संस्करण का आयोजन 5 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में किया गया है और इसका जो उद्देश्य है डिजिटलीकरण के दौरान रोड मैप पर चर्चा करना इसका जो है उद्देश्य है। और 2023 के लिए जो इस बार थीम रखी गई, भारत के डिजिटल एजेंडे को समायोजित करते हुए आगे बढ़ाना। इसका मतलब इस बार जो ये बैठक हो रही है इसका मतलब जो इंटरनेट को तेज़ी से आगे बढ़ाना, ठीक है, जहाँ इंटरनेट नहीं पहुँच रहा है वहाँ इंटरनेट पहुँचाना इसका काम है, इसका आपकी उद्देश्य है यही। भारत जो है 800 बिलियन से अधिक उपयोगकर्ताओं के साथ विश्व का सबसे बड़ा इंटरनेट कनेक्टिविटी वाला देश बन चुका है जो भारत है, याद रखें। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। दोस्तों मैंने आज के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, तो जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कोई सुझाव देना है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।